रूम में पहुंचते ही सुई चैन सीधा मिरर के सामने गया। कॉलर नीचे खींचकर नेक चेक की। हिस। थैंकफुली स्किन सिर्फ रेड हुई थी, ब्लीडिंग नहीं थी, लेकिन मार्क क्लियरली विजिबल था। और उस मार्क को देखते ही उसका मूड फिर से खराब हो गया। वो मन ही मन मटर करने लगा, ये आदमी एग्जैक्टली चाहता क्या है? गू हंजाओ को पसंद करता है ना, या मुझे इरिटेट करके घर से भगाना चाहता है, या बस मेंटली अनस्टेबल है? तीनों ऑप्शंस इक्वली पॉसिबल लग रहे थे। इसी बीच उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज शेन युआन का था। सुई चिन ने स्क्रीन अनलॉक की। मैसेज पढ़ते ही उसका एक्सप्रेशन स्लाइटली सीरियस हो गया। मैसेज में लिखा था, सुसु, पाई सुए के रिसेप्शन बैंक्वेट में मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया जिसके पीछे गू ग्रुप काफ़ी टाइम से लगा हुआ था। लगता है कोई सीक्रेटली हमारी हेल्प कर रहा है। इस बार सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। और एक और न्यूज़, आज गू ग्रुप पर अननोन हैकर्स ने अटैक किया है। पूरा ग्रुप अभी उसी में बिजी है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे लगता है इस बार मिस्टर गू की काफ़ी बुरी फंसने वाली है। शेन युआन क्लियरली एक्साइटेड था, लेकिन सुई चेन के इंस्टिंक्ट्स इमीडिएटली अलर्ट हो गए। आखिर फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फ्री सक्सेस भी नहीं। उसने कामली रिप्लाई टाइप किया, स्काई से गिरने वाले पाए पर कभी ट्रस्ट मत करना, केयरफुल रहना, समझे? रिप्लाई ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आ गया, अरे अरे टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा। इस प्रोजेक्ट में हम गू ग्रुप को चैलेंज कर सकते हैं। मैसेज पढ़कर उसने फ़ोन साइड में रख दिया, लेकिन सुई चन का मूड बेटर नहीं हुआ। उसकी नज़र फिर मिरर में अपने नेक पर गई। रेड मार्क अब भी वहाँ था। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, फिर बैंग! उसने टेबल पर फिस्ट मार दी। पाई सुए सच में डॉग है क्या? हर वक्त लिक करना, बाइट करना, नॉर्मल इंसान की तरह रह नहीं सकता क्या? हर सेंटेंस किसी एक ही इंसान के लिए था, पाई सुए। सच कहें तो जितना ज़्यादा वो उसे समझने की कोशिश करता, उतना ही कम समझ आता, और ये चीज़ उसे सबसे ज़्यादा इरिटेट करती थी। दोपहर धीरे धीरे बीत गई। शाम के आसपास मैनर के बाहर गाड़ियों की आवाज़ फिर सुनाई दी। बास्केटबॉल खेलकर वापस लौट आए थे गू किंजाओ और लू मिनचेन और उसके बाकी सारे दोस्त। सुई चेन ने टर्टल नेक पहना और रूम से बाहर निकल आया। जैसे ही वो नीचे आया, गू किंजाओ की नज़र सीधा उसके कॉलर पर जाकर टिक गई। उसने ब्रोज चढ़ा दी, फिर बोला, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? समर में टर्टल नेक पहन के क्यों घूम रहे हो? सुई चेन का एक्सप्रेशन 1 सेकेंड के लिए फ्रीज हुआ। उसने साइड में खड़े पाई सुए को देखा, फिर बिल्कुल नॉर्मल फेस बनाकर बोला, नहीं, गर्मी नहीं लग रही। गू किंजाओ ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने टॉवल से पसीना पोंछा और टेबल पर पैर हल्का सा किक मारा। बोला, फिर जल्दी से जाके डिनर बनाओ, मैं भूख से मर रहा हूँ। उसका टोन यूजुअल एरोगेंट यंग मास्टर वाला ही था। सुई चेन ने बस एक गहरी सांस ली और सीधा किचन की तरफ चला गया। किचन के बाहर गू किंजाओ, शाओ किजेन और लू मिंगचैन नहाने चले गए। किचन में अब सिर्फ बर्तनों की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। क्लिक! डोर धीरे से खुला। सुई चेन सिंक के सामने खड़ा सब्जियां और बर्तन संभाल रहा था, लेकिन उसके हाथ एकदम रुक गए। अगले सेकेंड एक पेयर ऑफ आर्म्स उसकी वेस्ट के अराउंड आ गए थे। पाई सुमे ने पीछे से उसे हक कर लिया, अपनी चिन उसके शोल्डर पर रख दी और नाक के टिप से उसके ईयर लोब को हल्की सी टच करते हुए उसकी सेंट महसूस करने लगा। सुई चेन का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, पाई सुए, ये अभी भी गू फैमिली है, ज़्यादा मत बढ़ो। पाई सुए की आवाज़ नरम थी। उसने पूछा, तुम मुझसे गुस्सा हो? सुई चेन ने बाउल सिंक में रखा, फिर बिना वार्निंग के अपना गीला हाथ उठाया और छाप सीधा पाई सुए के फेस पर दे मारा। इस बार काफ़ी ज़ोर से। तुरंत लाल फिंगर्स मार्क्स दिखने लगे उसके गाल पर। सुई चेन की आंखों में इरिटेशन साफ दिख रहा था। बोला, क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? पाई सुए ने फेस पर बने रेड मार्क्स को इग्नोर कर दिया, जैसे दर्द नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसने सिर्फ सुई चेन को देखा और धीरे से बोला, तुम जो भी कहोगे मैं करूँगा, लेकिन ये नहीं। सुई चेन का पेशेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि FUCK,
किचन की डोर से शौक भरी आवाज़ आई। दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। वहाँ गू किनजाओ, जाओ किचन और लू मिंगचन खड़े थे। तीनों के चेहरे पर डिसबिलीफ लिखा हुआ था और उनकी नज़र सीधा पाई सुए के फेस पर बने रेड फिंगर मार्क्स पर टिक गई। एक सेकेंड की साइलेंस, फिर गू किनजाओ ऑलमोस्ट फट पड़ा। सुईचेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सूसू को मारा? उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो सीधा सुईचेन की तरफ लपका और हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले पाई सुए ने उसका व्रिस्ट पकड़ लिया मजबूती से और सुईचेन के सामने खड़ा हो गया। उसका टोन बिल्कुल शांत था। बोला, इसका सूसू से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गू किनजाओ और भी भड़क गया। बोला, सूसू, फेस देखो अपना, कितना लाल हो गया है। तुम फिर भी इसकी साइड ले रहे हो। अगर ये बात किसी और के साथ होती तो शायद वो इग्नोर कर देता, लेकिन बात पाई सुए की थी, उसके फेवरेट सूसू की। तो बोला, मैं आज इसका हिसाब करूँगा। गू किनजाओ गुस्से से चिल्लाया, जाओ किचन, लू मिंगचन, क्या देख रहे हो? इधर आओ। दोनों तुरंत आगे बढ़े और मिलकर पाई सुए को रोकने लगे। पूरा किचन एकदम चाहूस बन गया और इस सारी नौटंकी के बीच सुईचेन बस साइड में खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडी सी मुस्कान थी। उसने पाई सुए को देखा। दिल में सिर्फ एक ही थॉट आया, वाह क्या ग्रीन टी है, क्या एक्टिंग है। बस एक रेड हैंडप्रिंट देख लिया और पूरी रेस्क्यू टीम एक्टिवेट हो गई। टी आर ट्रूली टॉप टायर। तभी बस, पाई सुए की आवाज़ अचानक ठंडी और सख्त हो गई। सब एकदम चुप हो गए, गू किनजाओ भी, क्योंकि उन्होंने पाई सुए को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। पाई सुए ने गहरी सांस ली, फिर टोन फिर से नरम हो गया। बोला, सच में गलती थी मेरी, इसका सूसू से कोई रिलेशन नहीं है। उसकी नज़र सीधा सुईचेन पर टिक गई, जिसे पूरी दुनिया में वो सिर्फ वही एक इंसान उसके लिए एग्जिस्ट करता हो। गू किनजाओ ने दांत भींच लिए। बोला, सूसू, तुम इतने अच्छे मत बनो। अगर उसने तुम्हें मारा है तो हमें भी उसे वापस मारना चाहिए ना। पाई सुए के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पेशेंस खत्म हो रहा था। हम? कब से? किसने बोला तुम मेरी साइड के हो? उसकी रूफिंग आइज में एक पल के लिए इरिटेशन चमकी, लेकिन जैसे ही उसने सुईचेन की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि सुईचेन का एक्सप्रेशन और ठंडा होता जा रहा था। तुरंत ही पाई सुए ने अपनी यूजुअल परफेक्ट स्माइल वापस लगा दी। उसकी आवाज़ नरम थी। बोला, किनजाओ, सच में कुछ नहीं हुआ, हम बस मजाक कर रहे थे। तुम इतने इम्पल्सिव मत हुआ करो। गू किनजाओ ने सस्पिशियस नज़र से सुईचेन को देखा, लेकिन सूसू इतना इंसिस्ट कर रहा था तो वो और क्या बोलता। तभी सुईचेन ने वेजिटेबल्स उठाते हुए सीधा कहा, अब सब बाहर जाओगे, मुझे डिनर बनाना है। उसका टोन बिल्कुल फ्लैट था, ना गुस्सा ना एक्सप्लेनेशन, बस सीधा डिसमिसल कि जाओ। पाई सुए ने तुरंत मौका पकड़ा और गू किनजाओ, शाओ किचन और लू मिंगचन को ऑलमोस्ट धक्का देते हुए किचन से बाहर ले गया। जाते जाते उसने एक बार मुड़कर सुईचेन को देखा, लेकिन सुईचेन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो बस वेजिटेबल्स वॉश करता रहा। पाई सुए के अंदर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भर गई। वो लेकिन चुपचाप बाहर निकल गया। उस रात गू हेंजाओ वापस नहीं आया। डिनर टेबल पर सिर्फ कुछ ही लोग बैठे थे। खाते वक्त भी सब लोग गू ग्रुप की सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे कि किसी अननोन हैकर ने अटैक कर दिया है, कंपनी का नेटवर्क कोलैप्स होने के एज पर है, इंटरनल टेक्निकल टीम दिन रात ओवर टाइम कर रही है, पर अननोन हैकर्स का सोर्स अभी तक ट्रेस हुआ ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, गू हेंजाओ ने इस चक्कर में कई 100 मिलियंस प्रोजेक्ट भी लूज कर दिए थे, इसलिए कुछ दिनों तक उसके घर में आने की पॉसिबिलिटी लगभग ज़ीरो थी। और रात होते ही एक्सपेक्टेडली पाई सुए फिर आ गया। इस बार सुईचेन सोया हुआ नहीं था, वो बेड पर बैठा हुआ था और सामने देख रहा था। पाई सुए बिल्कुल नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ कपबोर्ड खोल रहा था, ब्लैंकेट निकाला, पिलो निकाला और फ्लोर पर अपना परमानेंट कैप सेट करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ये उसका रोज़ का रूटीन हो। सुईचेन का पेशेंस फाइनली टूट गया। क्लिक, उसने रूम की लाइट ऑन कर दी। दोनों की नज़रें मिल गईं, एक बेड पर एक फ्लोर पर।
सुई चेन ने ठंडी हंसी छोड़ी और बोला, पाई सुए, तुम्हारा दिमाग ठीक है? गू हेंजाओ ने तुम्हारे लिए पूरा मास्टर बेडरूम प्रिपेयर किया है, किंग साइज बेड, लग्जरी रूम, सब कुछ। लेकिन तुम रोज मेरे छोटे से रूम में आके फ्लोर पर सोते हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? पाई सुबह ने बेडिंग कंप्लीट कर ली थी। वो अब क्रॉस लेग्ड फ्लोर पर बैठा था और यूजुअल की तरह सिर्फ सू इचन को देखते वक्त ही उसकी आंखें चमक जाती, बिल्कुल उस पपी की तरह जो बस ओनर का अटेंशन मांगता रहता है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गोल्डन नेस्ट हो या सिल्वर नेस्ट, वो भी उस डॉग हाउस से बेटर नहीं हो सकता जो सूसू ने मुझे दिया है। सू इचन ने उसे 2 सेकंड तक देखा, फिर डिसाइड कर लिया कि इस आदमी के साथ लॉजिक यूज़ करना ही बेकार है। उसने ब्लैंकेट खींचा, लाइट बंद की और सीधा लेट गया। क्लियरली अनाउंस कर दिया कि पाई सुवे डज नॉट एग्जिस्ट। रूम में अंधेरा हो गया। कुछ सेकंड बाद, गुड नाइट सूसू। अंधेरे में पाई सुवे की आवाज़ और भी सॉफ्ट लग रही थी, स्टिकी, जेंटल और अजीब तरीके से कान में घुसने वाली। सू इचन ने इंस्टिंक्ट में नेक पर बाइट मार्क को टच किया। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर बोला, जब मैं सो जाऊं बेड पर मत आना। फ्लोर से तुरंत जवाब आया, ओके सूसू, जैसे कोई ओबीडियंट पपी कमांड रिसीव कर रहा हो। पाई सुए साइड में लेटकर मून लाइट में सू इचन को देखता रहा और यूजुअल की तरह उसने बिना किसी कंप्लेंट के ऑर्डर मान लिया। सुबह जल्दी आ गई और उसके साथ फिर वही रूटीन। गू किंजाओ, लू मिंगचेन और जाओ किचन सब फिर बास्केटबॉल खेलने निकल गए। गू हेंजाओ अभी भी कंपनी क्राइसिस में फंसा हुआ था। घर फिर से खाली हो गया। पूरे गू मैनर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, सुई चेन और पाई सुए। सच कहें तो सुई चेन अब भी पाई सुए पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था। चाहे पाई सुए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाए, उसके साथ फ्लोर पर सोए, उसकी हेल्प करे या पूरी दुनिया के सामने उसकी साइड ले। सुई चेन के दिमाग में सिर्फ एक ही कंक्लूजन था कि ये सब एक्टिंग है, ये सब गू हेंजाओ के लिए है। उसने इतने नॉवेल्स पढ़े थे कि उसे लगता था कि उसे सब पता है। ग्रीन टी व्हाइट लोटस वापस आता है, सीईओ के स्टैंड को टारगेट करता है, हर तरह की ट्रिक्स यूज करता है और एंड में सीईओ को जीत लेता है। सब सेम ही होता है। व्हाइट लोटस पहले ट्रस्ट जीतता है, फिर स्लोली अटैक करता है और एंड में सब्स्टिट्यूट को गेम से बाहर कर देता है। बस एक प्रॉब्लम थी, सू इचन को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि पाई सुवे का अटैक एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि अब तक तो ये ग्रीन टी व्हाइट लोटस उसे निकालने की बजाय खुद उसका ओबीडियंट पप्पी बनने पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। लगभग 1 हफ्ता ऐसे ही निकल गया। दिन में पाई सुवे बिल्कुल ओबीडियंट पपी की तरह रहता और रात को चुपके से सू इचन के रूम में आ जाता। अगर सू इचन बेड पर आने नहीं देता तो वो बिना कंप्लेन किए फ्लोर पर बेडिंग बिछा लेता। सुबह उठकर सब कुछ फोल्ड करके वापस कबोर्ड में रख देता। इतना क्लीन काम करता कि गू हेंजाओ, गू किंजाओ और बाकी लोगों को ज़रा भी शक नहीं हुआ। और फिर सुबह उठकर सू इचन के लिए लव ब्रेकफास्ट बनाता। यही रूटीन रोज़ रिपीट हो रहा था। 1 हफ्ते बाद गू फैमिली का असली ओनर फाइनली घर वापस आया, गू हेंजाओ। जैसे ही सू इचन ने उसे देखा, उसका पहला रिएक्शन वही था जो हमेशा होता था, बिग बॉस आ गया। अब चाहे वो गू हेंजाओ को पर्सनली पसंद करता हो या नहीं, लेकिन सैलरी तो इसी आदमी से मिलती थी ना, इसलिए उसने तुरंत एक्सप्रेशन एडजस्ट किया, फेस पर जेंटल स्माइल लगाई और यूजुअल की तरह आगे बढ़कर उसका सूट लेने गया। लेकिन फटाक, एक जोर सा थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। पूरा हॉल 1 सेकंड में साइलेंट हो गया। सू इचन खुद भी स्टन रह गया। उसका दिमाग एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। गू किंजाओ, जो अभी खुशी खुशी अपने भाई को बुलाने वाला था, वो भी वहीं जम गया। बाकी सब भी शॉक में खड़े रह गए। ऊपर स्टेयर्स पर पाई सुवे नीचे आ रहा था, लेकिन ये सीन देखते ही उसके भी कदम रुक गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए तूफान सा उभर आया। उसने रेलिंग को इतनी जोर से पकड़ा कि नकल सफ़ेद पड़ गए। नीचे गू हेंजाओ ने सीधा सू इचन का व्रिस्ट पकड़ा और उसे हॉल के बाहर खींच ले गया। सर्वेंट सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। ओपन कोर्टयार्ड में पहुंचते ही गू हेंजाओ का गुस्सा फट पड़ा। वो चीखा, कितनी बार कहा है मैंने, सू इचन
अपनी औकात पहचानो। तुम ऐसी चीजें करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो जो तुम्हारी पोजीशन से बाहर है? सच में खुद को इस घर का मास्टर समझने लगे हो? सू इचन अभी भी कंफ्यूज था। उसने गाल पर हाथ रखा और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ पूछा, सर, मैंने क्या गलती की? गू हेंजाओ ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या गलती की? अगर किंजाओ मुझे कॉल करके न बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुमने सूसू को मारा। सुईचैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो मैं सूसू को पसंद करता हूँ, फिर भी तुम मुझसे टॉलरेट नहीं कर पा रहे। क्या तुम मुझसे जेलस हो? सुईचैन के फिस्ट धीरे से बंद हो गए, फिर खुल गए, फिर दोबारा बंद हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। गू हेंजाओ का टोन और भी ठंडा हो गया। बोला, लगता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी। क्या तुम सच में सोचने लगे हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? नहीं, जब तक सूसू यहाँ है तुम उसके 1% के भी बराबर नहीं हो। हर वर्ड सीधा दिल पर वार करने के लिए बोला गया था, लेकिन सू इचन सिर्फ खड़ा रहा, सर झुकाए, जैसे गू हेंजाओ जो भी कह रहा हो वो सब सुन लेगा, सब सह लेगा। गू हेंजाओ ने कोल्डली कहा, तुमने गलती की है, पनिशमेंट भी मिलेगी। जाकर सूसू से माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। इस बार सू इचन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। गू हेंजाओ एक सेकंड के लिए रुक गया, भवे सिकोड़ी, और फिर बोला, क्या कहा तुमने? उसने सू इचन की चिन पकड़कर ऊपर उठाई। ये पहली बार था जब सू इचन ओपनली उसकी बात का विरोध कर रहा था। सू इचन ने धीरे धीरे सर उठाया। उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं और हर शब्द वो क्लियरली बोला, नहीं, मैं पाई सुए से माफ़ी नहीं मांगूंगा। गू हेंजाओ की आंखें ठंडी पड़ गई। उसने उसकी चिन छोड़ दी और कोल्डली बोला, तो फिर यहीं खड़े रहो कुछ घंटे और रिफ्लेक्ट करो। इतना कहकर वो मुड़ गया, एक बार भी पीछे नहीं देखा। हॉल में वापस आते ही गू किंजाओ ने पूछा, भाई, सू इचन कहाँ है? गू हेंजाओ ने इनडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, मैंने उसे बाहर खड़ा रखा है, उसने मेरी बात नहीं मानी। ऊपर कॉरिडोर में खड़ा पाई सुए धीरे से मुस्कुराया। उसका चेहरा आधे शैडो में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी स्माइल अब भी सॉफ्ट थी। उसने पूछा, वो कहाँ गया? उसकी आवाज़ बहुत जेंटल थी। गू हेंजाओ का एक्सप्रेशन तुरंत सॉफन हो गया। बोला, सूसू, तुम उसकी टेंशन मत लो। फिर उसकी नज़र पाई सुए के फेस पर गई और वो बोला, वैसे क्या फेस अभी भी दर्द कर रहा है? पाई सुए ने सबकॉन्शियसली अपने गाल को टच किया। उसकी आंखों में अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई, जैसे वो उस थप्पड़ को याद कर रहा हो। उसके लिए बाइट मार्क्स, हिकीज, ब्रूसेस और थप्पड़ के निशान सब एक ही कैटेगरी में आते थे। लव मार्क्स। जो भी सूसू देता था वो उसे पसंद करता था, बहुत पसंद करता था। उसने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, नो, इट डजंट हर्ट। गू हेंजाओ ने सूट सोफे पर फेंका और थक कर बैठ गया। बोला, सॉरी सूसू, कंपनी के इश्यूज बहुत सीरियस हैं, मैं इन दोनों तुम्हें कंपनी नहीं दे पाया। पाई सुबह मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके, ये सब तो चलता रहता है। लेकिन उस स्माइल के पीछे क्या चल रहा था सिर्फ वो खुद जानता था। आखिर गू ग्रुप की आधी मुसीबत का रीज़न भी तो वही था ना। अगर गू हेंजाओ को साइड नहीं करेगा तो सू इचन के पास अकेले कैसे पहुंच पाएगा? लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं था। उसने धीरे से स्टेयर्स उतरने शुरू किए और बिल्कुल कैजुअली पूछा, वैसे सूसू कहाँ है? गू हेंजाओ की आंखें थोड़ी ठंडी और ग्लूमी हो गई। बोला, उसने गलती की है, थोड़ा रिफ्लेक्ट करने दो उसे, तुम उसका नाम मत लो। इतना कहकर उसने बात वहीं ख़त्म कर दी। उसने पाई सुबह की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए जो नफरत चमकी थी वो देख नहीं पाया। अगले ही सेकेंड गू हेंजाओ फिर से जेंटल हो गया। बोला, सूसू, तुम अभी अभी चाइना वापस आए हो ना? मैं कंपनी के काम में इतना बिजी हो गया था कि तुम्हें कहीं घुमाने भी नहीं ले गया। चलो आज रात कहीं बाहर चलते हैं। सूसू ने हल्की सी स्माइल दी और बोला, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ आज। आज नहीं। गू हेंजाओ ने तुरंत कंसर्न दिखाया। कोई बात नहीं, जब भी कहीं जाना हो तो मुझे बता देना, मैं टाइम निकाल लूँगा। ओके।
पाई सुए ने सॉफ्टली जवाब दिया। गु हेंजाओ ने घड़ी देखी, फिर बोला, कंपनी में अभी भी बहुत इश्यूज हैं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। पाई सुए मुस्कुराते हुए उसे स्टेयर्स चढ़ते देखता रहा। जैसे ही गु हेंजाओ ऊपर गया, हॉल खाली हो गया और अगले ही सेकेंड पाई सुए सीधा बाहर निकल गया और कुछ ही दूर उसने सू इचन को दीवार के पास अकेले खड़ा देख लिया। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। सूसू, उसने हाथ बढ़ाकर सू इचन का वृष पकड़ना चाहा, लेकिन मत छुओ मुझे। सू इचन ने बिना हेसिटेशन उसका हाथ झटक दिया। पाई सुए ने तुरंत हाथ वापस खींच लिया। उसकी आंखों में हल्का सा हर्ट क्लियरली दिख रहा था। वो बस उदास आंखों से उसे देखता रहा। सू इचन का एक्सप्रेशन बर्फ जैसा ठंडा था और आंखों में इरिटेशन। बोला, पाई सुए, मुझे डिस्गस्ट मत करो। एक तरफ मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक करते हो और दूसरी तरफ जाकर गु हेंजाओ के सामने कंप्लेन करते हो। डबल फेस बनना बहुत मज़ेदार लगता है ना तुम्हें? अगर तुम्हारा गोल था गु हेंजाओ मुझे और ज़्यादा हेट करे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सक्सेसफुल हो गए। अब निकल जाओ। पाई सुए की आंखों में पैनिक सा आ गया। बोला, गु हेंजाओ ने तुमसे क्या कहा? उसकी आवाज़ जल्दी जल्दी निकली। बोला, क्या उसने तुम्हें डांटा? क्या तुम्हारे साथ बुरा बिहेव किया? सू इचन ने उसे बड़ी कोल्ड नज़र से देखा और बोला, उसने क्या किया और क्या नहीं किया उससे तुम्हारा क्या लेना देना? पाई सुए की आवाज़ धीमी हो गई। बोला, मुझे बस तुम्हारे लिए बुरा लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है। सू इचन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नज़र में इरिटेशन और डिस्ट्रस्ट दोनों थे। बोला, तुम्हारा ये वीसल ग्रीटिंग अ रूस्टर फॉर द न्यू ईयर वाला एक्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हिपोक्रिटिकल, आर्टिफिशियल, ग्रीन टी, स्कीमिंग। तुम्हें गु हेंजाओ पसंद है तो जाओ उसका पीछा करो। मेरे आसपास घूमने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई इम्पोर्टेंट इंसान नहीं हूँ। मैंने कंप्लेन नहीं की थी। पाई सुए की आंखें धीरे धीरे लाल हो गई, लेकिन सू इचन ने सिर्फ कंधे उचका दिए। बोला, किया या नहीं किया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ्यूचर में मुझसे दूर रहो। ये कहकर वो मुड़ गया, लेकिन अगले ही सेकेंड पाई सुए ने पीछे से उसे ज़ोर से पकड़ लिया। सू इचन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक पल में वो पूरा का पूरा उसकी बाहों में आ गया। पाई सुए, छोड़ो मुझे, बोलते हुए वो तुरंत स्ट्रगल करने लगा। तभी एक गर्म बूंद उसकी गर्दन पर गिरी और कॉलर के अंदर तक फिसल गई। सू इचन का दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। उसने पलट कर देखा। पाई सुए की आंखें लाल थी, प्यूपिल्स मॉइस्चर से भरी हुई, एक्सप्रेशन पूरा हर्ट और एग्रीव्ड, जैसे सच में उसकी दुनिया ही लुट गई हो। सू इचन लिटरली फ्रीज हो गया। वेट, ये रो रहा है? सच में रो रहा है? उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस ही नहीं कर पाया। पाई सुए की आवाज़ बहुत हल्की थी। बोला, सूसू, तुम जितना चाहो मुझे मार लो, डांट लो, गुस्सा करो, लेकिन ये मत कहो कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहता हूँ। ये कहकर उसने अपना चेहरा सू इचन के कंधे के पास छुपा लिया, जैसे किसी ने उसे अबैंडन कर दिया हो। सू इचन का पूरा बदन ऑकवर्ड हो गया। पाई सुए, उसे महसूस हुआ कि पाई सुए उसकी गर्दन के पास और पास आ रहा है। हे, सीधे खड़े रहो। सू इचन ने तुरंत नेक कवर कर ली। उसे अब जेन्युइन डाउट होने लगता था कि ये आदमी किसी भी वक्त दोबारा काट सकता है। पाई सुए, छोड़ो मुझे, ये अभी भी गु फैमिली है, हद में रहो। जैसे ही उसने ये कहा, पाई सुए तुरंत पीछे हट गया। पाई सुए ने तुरंत फील कर लिया कि वो फिर से गुस्सा हो रहा है। इस बार उसने रेजिस्टेंस नहीं की, धीरे से अपनी बाहें हटा ली और एक स्टेप पीछे हो गया। सू इचन भी तुरंत 2-3 कदम दूर चला गया, जिसे सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी हो। उसने सस्पिशियस नज़रों से पाई सुए को देखा और पहली बार उसके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया। अगर ये सब एक्टिंग है तो ये एक्टिंग बहुत ज़्यादा रियल है, इतनी रियल कि एक पल के लिए सू इचन खुद भी समझ नहीं पाया कि पाई सुए सच बोल रहा था या फिर वो दुनिया का सबसे डेंजरस एक्टर है। सू इचन ने ठंडी सांस छोड़ी और दीवार से टिक गया। फिर बोला, गु हेंजाओ ने मुझे यहाँ खड़े रहने की पनिशमेंट दी है, मैं क्या कर सकता हूँ?
उसने हल्की सी हंसी निकाली और बोला, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिसका पैसा खा रहा हूँ उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। उसकी आवाज़ कैजुअल थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं चुभन ज़रूर थी। वो किसी पर भरोसा नहीं करता था, ना गु हेंजाओ पर और ना ही पाई सुए पर। सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वो सिर्फ खुद पर करता था। पाई सुए की आंखों में उदासी भर गई, जैसे सुईचन का हर लफ्ज़ उसके दिल में सीधा चुभ रहा हो। अंदर जाओ तुम, सुईचन ने फाइनली कहा। बारिश भी शुरू होने वाली लग रही है, और अगर तुम यहाँ रहे तो गु हेंजाओ देख लेगा। पाई सुए कुछ सेकंड्स उसे देखता रहा, फिर अचानक पता नहीं उसे क्या याद आया। उसके लिप्स के कोने हल्की सी स्माइल में उठ गए। बोला, ओके, मैं जा रहा हूँ फिर। और वो मुड़कर चल दिया। सुईचेन उसकी पीठ को देखते हुए और भी कंफ्यूज हो गया कि ये बंदा सच में अजीब है। उसे अचानक एक पुरानी कहानी याद आ गई। स्कूल के दिनों में एक लड़का जिसे वो कभी बचाया करता था। क्लोज बोर्डिंग स्कूल था, सब स्टूडेंट्स कैंपस के अंदर ही रहते थे। वो लड़का रिच फैमिली से था, कपड़े अच्छे, सामान महंगा, और इसी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उस बंदे को कुछ स्टूडेंट्स रोज़ बुली भी करते थे। बंद टॉयलेट में ले जाकर मारते थे, उसके कपड़े छीन लेते थे, उसकी चीज़ें तोड़ देते थे, और सबसे बुरी बात, वो रेजिस्ट भी नहीं करता था। इसी वजह से बुलीज और ज़्यादा हिम्मत लेते। और तब यंग सुईचेन पूरे स्कूल का नोटोरियस बदमाश लीडर था। एक दिन उसने खुद देखा था कि कुछ लोग उस लड़के को अबैंडन टॉयलेट में घसीटकर मार रहे थे। उसने जाकर उन सबको पीटा था और सबके सामने अनाउंस कर दिया था कि आज के बाद ये बंदा मेरा है, कोई हाथ लगाए तो पहले मुझसे डील करना पड़ेगा उसे। उसके बाद वो लड़का कुछ टाइम तक उसका छोटा फॉलोअर बना रहा, जो बोलो वो करता, बिल्कुल ओबीडियंट। लेकिन वो सब बहुत पुरानी बात थी। उसके बाद सब कुछ बदल गया। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, फादर जेल चले गए, और सुईचन को स्कूल छोड़ना पड़ा और काम करना पड़ा। उसके बाद कभी उसने उस लड़के को नहीं देखा। स्ट्रेंज, सुईचन ने भौहें सिकोड़ी। सोचा उसका सरनेम भी पाई ही था शायद, लेकिन उसने तुरंत नाम में सर हिला दिया। इम्पॉसिबल। इसी बीच हॉल के दूसरे साइड पाई सुए ने फ़ोन रिसीव किया। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसकी स्माइल थोड़ी और गहरी हो गई। फादर। दूसरी साइड से ऑलमोस्ट पागलों जैसी चीखें सुनाई दी। पाई सुए, तुम गद्दार, तुम मुझे कब तक कैद रखोगे? मैं तुम्हारा बाप हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है मैंने दिया है, अब तुम मुझे ही बंद करोगे? बैकग्राउंड में लोहे की चेन्स की आवाज़ आ रही थी। पाई सुए ने बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ फ़ोन थोड़ा दूर कर लिया, जैसे रोज़ का ड्रामा सुन रहा हो। फादर। उसकी आवाज़ सॉफ्ट थी, लेकिन उस सॉफ्टनेस के अंदर कुछ बहुत डेंजरस छुपा हुआ था। बोला, आप फिर से होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे ना? मैंने कहा था ना, गुड बिहेवियर, गुड मार्क्स, तभी फूड मिलेगा, तभी स्लीप मिलेगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तो आपको इम्प्रूव कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से और ज़्यादा गालियाँ आने लगी। पाई सुए ने बिना एक्सप्रेशन बदले कॉल कट कर दिया। तभी बूम, आसमान फट गया, एक ज़बरदस्त बिजली चमकी, और उसके बाद मूसलाधार बारिश। पानी इतनी तेज़ी से गिर रहा था कि गार्डन के फूल भी झुक गए, पेड़ हवा में हिलने लगे, पूरा मनार अंधेरे और थोड़ा ठंडा लगने लगा। पाई सुए ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। बोला, इतनी तेज़ बारिश है? ऊपर स्टडी रूम से गु हेंजाओ निकला। उसने पाई सुए को कॉरिडोर में अकेला खड़ा देखा। सुसु, क्या हुआ? पाई सुए ने धीरे से मुड़कर देखा और बोला, बारिश बहुत तेज़ है, सुसु अभी भी बाहर खड़ा है। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। बोला, उसे अंदर नहीं बुलाओगे? गु हेंजाओ ने नीचे झांक कर देखा, फिर इरिटेशन से भवें सिकोड़ ली। बोला, सो वॉट, गलती की है उसने, पनिशमेंट डिजर्व करता है, थोड़ी बारिश से कुछ नहीं होता। ये कहकर वो स्टेयर्स की तरफ बढ़ा, और तभी पाई सुए का लेफ्ट फुट धीरे से आगे निकला, इतना सटल, इतना न्यूट्रल कि किसी को कुछ दिखा ही नहीं। अगले सेकंड धाड़, गु हेंजाओ का पैर उलझा, उसका बैलेंस गया, और धाड़ धाड़ धाड़
वो पूरी स्टेयर से लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। गु हेंजाओ को लगा जैसे पूरा शरीर उसका टूट गया हो। सर से खून बहने लगा, आंखों के सामने सब ब्लर हो गया और बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ एक ही चीज़ देखी, स्टेयर्स के ऊपर खड़ा हुआ पाइसुए, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल शांत, बिल्कुल कंपोज्ड। ब्रदर! गु किंजाओ की चीख पूरे मनार में गूंज उठी। वो दौड़ता हुआ नीचे आया। खून देखते ही उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। भाई 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 उठो! उसी वक्त पाइसुए भी नीचे दौड़ा। उसकी एक्टिंग तो ऑस्कर लेवल की थी। आंखें लाल, चेहरा पैनिक से भरा हुआ। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया में गु हेंजाओ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं। ब्रदर हेंजाओ, आप ठीक है ना? आपको क्या हुआ? प्लीज़ आंखें खोलो। उसकी आवाज़ काँप रही थी जिसे वो सच में रो पड़ेगा। गु हेंजाओ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट आया, सुसु कितना कंसर्न है मेरे लिए। शायद जो स्माइल मैंने देखी थी वो बस मेरी गलत फहमी थी। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और फिर वो बेहोश हो गया। कुछ ही मिनट बाद वी वू करती एम्बुलेंस मनार के बाहर रुक गई। गु किंजाओ, शाओ जिचैन और लू मिंगचन मिलकर गु हेंजाओ को स्ट्रेचर पर चढ़ा रहे थे। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। सुईचैन बारिश में खड़ा था। उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और उसकी आंखें कहीं दूर खो गई थीं। उसे अचानक 1 साल पहले की बात याद आई। तब भी उसने गु हेंजाओ को नाराज़ कर दिया था और पनिशमेंट पूरे रात भर खड़े रहना। उस वक्त सर्दी का मौसम था, बर्फ़ गिर रही थी और वो सिर्फ पतले पजामाज पहनकर बाहर खड़ा था। ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उस रात के बाद उसे इतना तेज़ फीवर हुआ था कि 3 दिन तक वो बेड से उठ नहीं पाया था। तब से उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो गई थी। थोड़ी सी ठंड लगती और सीधा बीमार। जब वो पुरानी बातें सोच रहा था कि एम्बुलेंस की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। सुईचेन ने सर उठाया और अगले ही सेकेंड उसकी आंखें फैल गई। गु हेंजाओ को स्ट्रेचर पर उठाकर एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। उसके सर पर खून लगा हुआ था। सुईचेन सीधा खड़ा हो गया। ये क्या हुआ? मैं तो सिर्फ कुछ देर के लिए यहाँ था। गु हेंजाओ हॉस्पिटल कैसे पहुँच गया? सुसु, पीछे से एक आवाज़ आई। कब पाइसुए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया था उसे पता ही नहीं चला। एक अम्ब्रेला उसके सर के ऊपर आ गया और एक क्लीन विंड ब्रेकर उसके शोल्डर पर डाल दिया गया। पाइसुए के होठों पर हल्का सा स्माइल था। बोला, क्या आज का गिफ्ट पसंद आया? सुईचेन का दिल 1 सेकेंड के लिए रुक गया। उसने उसे हॉरर से देखा और पूछा, तुमने किया है ना गु हेंजाओ के साथ जो हुआ? पाइसुए ने बिल्कुल गिल्टी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, उल्टा बहुत कामली बोला, जो सुसु को रुलाएगा उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। सुसु, उसकी तो आंखें और बड़ी हो गई। रियलाइजिंग कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, पाइसुए ने तुरंत टोन सॉफ्टन कर ली। बोला, बिल्कुल पता है। वैसे भी गु हेंजाओ ने खुद मुझे पैर आगे बढ़ाते हुए देखा ही नहीं। वो अंधा बनकर स्टेयर से गिरा, उसमें मेरा क्या फॉल्ट? सुईचेन लिटरली स्पीचलेस हो गया। बोला, पाइसुए, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? आई नो। पाइसुए सरप्राइजिंगली ओबीडियंट लग रहा था। बोला, लेकिन मैं उसे तुम्हें बुली करते हुए नहीं देख सकता। इतनी हैवी रेन में भी उसने तुम्हें बाहर खड़ा रखा। वो बहुत मीन है। सुईचेन ने मन ही मन यही सोचा, इस आदमी का लॉजिक अलग ही यूनिवर्स में रहता है। ये बंदा क्राइम कन्फेस भी कर रहा है और लॉजिक भी दे रहा है। फिर वो बोला, तुम मुझे ये सब इतने कैजुअली बता रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं जाकर सब बता दूंगा? पाइसुए हंस पड़ा। उसकी आंखों में अजीब सी सॉफ्टनेस आ गई। बोला, डर? मुझे सुसु से डर क्यों लगेगा? मेरी हर चीज़ सुसु की है, मैं भी, और मुझे पनिश करने का राइट भी सिर्फ सुसु का है। सुईचेन ने उसे घूर कर देखा, लंबे वक्त तक, बहुत ध्यान से, जैसे उसके चेहरे पर एक्टिंग का कोई साइन ढूंढ रहा हो। लेकिन कुछ नहीं मिला, ना झूठ, ना गिल्ट, ना हेसिटेशन, बस वही पागलपन और वही ऑब्सेशन। पागल कहीं के, सुईचेन ने धीरे से मटर किया। तभी पाइसुए ने उसका फोरहेड टच किया। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। बोला, सुसु,
तुम्हारा टेम्परेचर बहुत हाई है। सू इचन को तभी ठंडी हवा लगी। अच्छू! उसने जोर से चीख मारी और तब उसे रियलाइज हुआ कि वाकई उसका सर भारी हो रहा है। बॉडी भी अजीब लग रही थी। अगले सेकेंड बिना वार्निंग के पाई सुवे ने उसे सीधा गोद में उठा लिया, प्रिंसेस लिफ्ट में। व्हाट द? पाई सुवे, तुम पागल हो गए हो क्या? सू इचन का एक हाथ अम्ब्रेला पकड़े हुए था और दूसरा हाथ सीधा पाई सुवे के कॉलर तक पहुंच गया। उसके पैर हवा में लटक रहे थे। तुम्हें फीवर है, पाई सुवे ने बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। बोला, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। अरे मैं चल सकता हूँ, नीचे उतारो मुझे। नहीं पाई सुवे। लेकिन पाई सुवे ने एक भी बात नहीं सुनी। बारिश के बीच सीधा उसे लेकर कार तक गया, जैसे दुनिया में और कुछ इम्पोर्टेंट ही ना हो। कार के अंदर ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर असिस्टेंट जिन दोनों सीधा सामने देख रहे थे, बिल्कुल प्रोफेशनल, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। लेकिन रियर व्यू मिरर से दोनों चुपके चुपके पीछे देख भी रहे थे। ये वही है ना बॉस, जिस इंसान को इतने सालों से ढूंढ रहा था, जिसके लिए पूरी दुनिया उलट दी। और ऑनेस्टली उन्हें मानना पड़ा कि सू इचन वाकई बहुत खूबसूरत था। बैक सीट पर पाई सुवे ने टॉवल निकाला और बहुत केयरफुली सू इचन के गीले बाल पोंछने लगा, जैसे कोई प्राइसलेस ट्रेजर को वो हैंडल कर रहा हो। फीवर बढ़ता जा रहा था। सू इचन का चेहरा हल्का लाल हो गया था, गालों पर गर्म रंग चढ़ गया था, आंखें भी थोड़ी धुंधली लग रही थीं। ड्राइवर और असिस्टेंट जिन रियर व्यू मिरर से बार बार पीछे देख रहे थे। क्या करें? उन्हें बॉस के इतने सालों तक जिस इंसान को याद किया था, आज वो फाइनली उनके सामने बैठा था। और सच कहें तो सू इचन का फीवर वाला अपीयरेंस डेंजरस लेवल का सॉफ्ट लग रहा था। गाल लाल, थोड़ी कंफ्यूज्ड आंखें, भीगे बाल, बिल्कुल इजी टू बुली। पाई सुवे ने उनकी नजरें पकड़ ली। उसने धीरे से सू इचन के नरम कानों को उंगलियों से दबाया और हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम लोगों को किसी ने नहीं सिखाया, जब बड़े लोग इम्पोर्टेंट काम कर रहे हों तो चुपचाप सामने देखते हैं। आवाज़ बिल्कुल जेंटल थी, लेकिन वार्निंग क्लियर थी। अहम। ड्राइवर सीधा हो गया। असिस्टेंट जिन ने भी तुरंत गर्दन सीधी कर ली। दोनों ने सामने देखना ही बेहतर समझा। बैकसीट में पाई सुवे ने सू इचन को ऑलमोस्ट डॉल की तरह अपनी बाहों में संभाल रखा था। उसने आइस पैक लेकर धीरे से सू इचन के माथे पर रखा। फिर उसकी नज़र नेक पर गई, उस बाइट मार्क पर जो कुछ दिन पहले उसने खुद छोड़ा था। उसकी आंखें धीरे से गहरी हो गईं। उंगलियां उस रेड मार्क के पास रुक गई। दिल में एक ही ख्याल था, काश हर जगह पर मेरा ही निशान हो, काश हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम लिखा हो, काश। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। सू इचन को फीवर था और सबसे इम्पोर्टेंट, परमिशन नहीं थी। चाहे वो कितना भी ऑब्सेस्ड क्यों ना हो, सू इचन की मर्जी के बिना वो कुछ नहीं करेगा। हॉस्पिटल में आईवी ड्रिप धीरे धीरे चल रही थी। कमरे में शांति थी। पता नहीं कितनी देर बाद सू इचन की पलकें हिली और वो धीरे धीरे होश में आया। उसने आंखें खोली तो देखा पाई सुवे थोड़ी दूर खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ हल्की सी सुनाई दे रही थी। ओके, मैं अभी सिटी के बाहर हूँ। ब्रदर हंजाओ को भी रेस्ट करना चाहिए। ओके, मैं बाद में कांटेक्ट करता हूँ। कॉल ख़त्म हुई। पाई सुवे ने मुड़ कर देखा और तुरंत उसकी आंखों में स्माइल आ गई। सूसू, तुम उठ गए। वो बेड के पास आया और आदत के मुताबिक सीधा उसका फोरहेड टच कर लिया। गुड, फीवर उतर गया। सू इचन चुपचाप उसे देखता रहा काफ़ी देर तक, जैसे पहली बार उसका चेहरा ध्यान से देख रहा हो। पाई सुवे, परफेक्ट फेस, परफेक्ट स्माइल और आंखों के कोने में वो छोटा सा लाल मोल। पता नहीं क्यों उस मोल को देखकर सू इचन को अजीब सी फैमिलियरिटी फील हुई, जैसे उसने पहले भी कहीं देखा हो, बहुत साल पहले। पाई सुवे ने उसे संभाल कर बिठा दिया, फिर पानी का ग्लास पकड़ा दिया कि पहले पानी पियो। सू इचन ने पानी ख़त्म किया और फिर सीधा सवाल पूछ लिया, क्या हम पहले मिले हैं? एक सेकंड के लिए पाई सुवे की आंखें चमक उठी, बिल्कुल बच्चे की तरह, जैसे उसने सालों से यही क्वेश्चन सुनने का वेट किया हो। लेकिन अगले ही पल वो रोशनी धीरे से धुंधली पड़ गई। उसने नज़र झुका ली और मुस्कुराकर बोला, मे बी। सू इचन की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। बोला,
मेबी का क्या मतलब? ये क्या आंसर हुआ? अगर मिले हैं तो बताओ, कैसे मिले, कब मिले? तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं करना चाहते? सू इचिन की आंखें थोड़ी नैरो हो गईं। वो अब सीरियसली सस्पिशियस था। रूम में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। पाई सुए ने नज़र चुरा ली, जिसे वो जवाब देना चाहता हो लेकिन हिम्मत नहीं हो रही हो। उसकी उंगलियां धीरे से मुट्ठी में बंद हो गई। कैन वी नॉट टॉक अबाउट इट? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। सुईचन का एक्सप्रेशन तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में सस्पिशन वापस आ गया। बोला, फिर वही बात, तुम कुछ बताते नहीं, बस अजीब बिहेव करते रहते हो। उसने सीधा पाई सुए की तरफ देखते हुए बोला, ट्रस्ट कैसे करूं तुम पर? मैं तुम्हें जानता तक नहीं। पाई सुए ने बस अपने होठ भींच लिए, कुछ नहीं बोला, बिल्कुल कुछ भी नहीं। अगर सुसु को वो पुरानी बातें याद नहीं तो फिर शायद उन्हें हमेशा के लिए दफन ही रहना चाहिए। वो अंधेरा पास्ट, वो खून, वो गंदी यादें, वो दिन जब वो सच में एक आवारा कुत्ते से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। पाइसुए को लगता था ऐसे गंदे किस्से सू इचन के कानों तक पहुंचने के लायक ही नहीं है। अगर उस वक्त सू इचन उसकी ज़िंदगी में न आता तो शायद आज भी वो उसी अंधेरे में पड़ा होता। सू इचन ही उसकी रोशनी था और उस रोशनी की वजह से ही आज का पाइसुए एग्जिस्ट करता था। उसकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन उस एक इंसान ने बदल दी थी, लेकिन सू इचन को ये सब पता ही नहीं था। कैन यू स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दैट? सू इचन ने फाइनली इरिटेट होकर कहा। बहुत डिस्गस्टिंग लगता है। पाई सुए ने जैसे सुना ही नहीं। उसकी आंखों में वही सॉफ्ट सी स्माइल थी। बोला, सुसु, और पानी पियोगे? सू इचन ने उसे कुछ सेकंड्स तक घूरा, फिर हार मान ली कि इस आदमी से बात करना कभी कभी दीवार से बात करना जैसा लगता है। पाई सुए ने ग्लास उठाया और सीधा उसके होठों तक ले गया। सू इचन ने भी बिना आर्ग्यू किए पानी पी लिया। हॉस्पिटल रूम में अजीब सा एटमॉस्फेयर था। एक बंदा कोल्ड फेस बनाए बैठा था और दूसरा उसकी सेवा करने में खुशी से पागल हुआ जा रहा था। एप्पल पील करते हुए भी पाई सुए के होठों पर स्माइल थी। सू इचन उसे देखते हुए बोला, एक बात बताओ, गू हैंजाओ, गू किन्जाओ और पूरी गैंग तुम्हारे पीछे घूमती रहती है। सब तुम्हें सर आंखों पर बिठाते हैं, फिर भी तुम उनके पास जाने की बजाय मेरे पास क्यों बैठे रहते हो? नाइफ चलती रही। एप्पल के पतले पतले स्लाइसेस बनते गए। पाई सुए ने एक पीस उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं ऐसे रहूं तो क्या सुसु मुझे पसंद करेगा? सू इचन ने एप्पल ले लिया। बोला, ज़रूरत नहीं। उसका जवाब हमेशा की तरह ठंडा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। पाई सुए के मुंह से निकली एक भी बात पर भरोसा मत करो। ये बंदा इतना ग्रीन टी है कि चाय का प्लांटेशन खोल सकता है। लेकिन पाई सुए को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो एक के बाद एक एप्पल का टुकड़ा खिलाता रहा और बोला, धीरे खाओ, गले में अटक जाएगा। सू इचन ने आंखें घुमाई, लेकिन फिर भी एप्पल खा लिया। पाई सुए चुपचाप उसे देखता रहा और अंदर ही अंदर उसका दिल पिघल रहा था। कितना क्यूट है, खाते वक्त भी क्यूट, बीमार होते हुए भी क्यूट। फ़ोटो लेनी चाहिए थी, प्रिंट करवाऊंगा, सीक्रेट रूम में लगाऊंगा। उसका दिमाग तुरंत डेंजरस डायरेक्शन में चला गया, उस सीक्रेट रूम की तरफ जहां दीवारों पर सिर्फ सू इचन की फ़ोटोज़ लगी हुई थीं। हर एक्सप्रेशन, हर स्माइल, हर एंगल, सब केयरफुली कलेक्ट किया हुआ। ये वाला एक्सप्रेशन भी फ़ोटो लेना चाहिए था ना, हॉस्पिटल वर्जन सुसु। बस। सू इचन ने एप्पल खाना बंद कर दिया। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, वैसे गू हैंजाओ को क्या एक्सप्लेन करोगे? पाई सुए ने नाइफ साइड पर रखी और बहुत नेचुरली जवाब दिया, अभी तो कुछ नहीं। अरे पहले उसे हॉस्पिटल में थोड़ा और रहने देते हैं। पाई सुए की आंखें चांद की तरह टेढ़ी हो गईं। स्माइल और भी प्यारी हो गई, जैसे कोई बिल्कुल हार्मलेस बात कर रहा हो। वैसे भी उसने होश में आते ही तुम्हारे बारे में पूछा भी नहीं, सिर्फ अपनी कंपनी की टेंशन। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कोल्ड होने लगी। बोला, मुझे लगता है स्टेयर से गिरना काफ़ी लाइट पनिशमेंट थी। लाइफ लॉन्ग डिसेबल्ड हो जाता तो बेटर होता। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। सू इचन का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे से सर उठाया और सीधा पाई सुए की आंखों में देखा। सब लोग जिन आंखों को नोबल, जेंटल और परफेक्ट बोलते थे,
उन्हीं आंखों में इस वक्त इतनी गहरी नफरत थी कि देखकर रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाए। गु हेंजाओ को अगर पता चले कि जिस वाइट लोटस को वो इतने सालों से भूल नहीं पाया वो इतना विशियस है, तो शायद वो तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। सुईचन ने सीधा पाई सुए की चांद जैसी आंखों में देखते हुए कहा, और सच कहूँ तो उन आंखों में छुपी मलाइस देखकर वो खुद भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था। ये बंदा सच में डेंजरस था। पाई सुए बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। बोला, उसकी ओपिनियन इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ सूसू का ओपिनियन इम्पोर्टेंट है। सुईचन ने नज़र हटा ली और बोला, चाहे मेरी ओपिनियन जो भी हो, मैं गु हेंजाओ को नहीं छोड़ूंगा। एग्रीमेंट अभी ख़त्म नहीं हुआ था और गु हेंजाओ जैसा एरोगेंट आदमी अगर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में उसे छोड़ दिया गया तो वो आराम से उसे जाने नहीं देगा। ये बात सुईचन बहुत अच्छी तरह जानता था। पाई सुए ने हाथ बढ़ाया और उसके होठों के कोने पर बची पानी की बूंद को अपनी उंगलियों से साफ कर दिया। उसकी आंखों के कोने का वो छोटा सा लाल मोल हल्का सा चमक उठा। उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। सुईचन चुप रहा। साथ मेरा देगा या गु हेंजाओ का, कौन जाने। आखिर किसी अजनबी की अचानक दिखाई गई कैंडनेस पर कौन भरोसा करता है भला, और वो भी पाई सुए जैसे ग्रीन ट्री फैक्ट्री पर। कुछ सेकंड्स बाद पाई सुए ने पूछा, क्या गु हेंजाओ हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा ही बिहेव करता है? सुईचन ने उल्टा सवाल कर दिया। उसने पूछा, तुम्हें पता है ना वो मेरे साथ क्यों है? पता है, पाई सुए ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि मैं सूसू जैसा दिखता हूँ। हैं? सुईचन का दिमाग एक सेकंड के लिए हैंग हो गया। उसने होठों को दबाकर कहा, नहीं, तुम रिलेशन उल्टा समझ रहे हो। मेरा मतलब है गु हेंजाओ मेरे साथ है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा दिखता हूँ। पाई सुए ने बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं गलत नहीं समझ रहा, क्लियरली मैं ही सूसू जैसा दिखता हूँ। हॉस्पिटल रूम में कुछ सेकंड तक ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। सुईचन को सच में समझ नहीं आया कि इस बात पर हंसे या फिर सर पकड़ ले। थोड़ी देर बाद पाई सुए ने फिर पूछा, तुम्हें बारिश में खड़ा करके पनिश करना, क्या ये कॉमन है? इस बार सुईचन ने सीधा जवाब दिया। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। बोला, हाँ, गु हेंजाओ को सर्व करना इजी नहीं है। ऑफिस का स्ट्रेस हो या मूड ख़राब हो, वो सब कुछ मुझ पर निकाल देता है। गु फैमिली के लोग मुझे इंसल्ट करें, बुरी करें, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसने कभी मेरी साइड नहीं ली। इस सर्कल में मैं बस एक जोक हूँ, एक क्लाउन जो स्टेज पर चढ़ने लायक भी नहीं। उसने कंधे उचका दिए और बोला, जो आज हुआ वो तो बस आइसबर्ग का टिप था। सुईचन को लगा था कि अब पाई सुए की आंखों में सेटिस्फैक्शन या ग्लोटिंग दिखेगी। आखिर उसका राइवल इतनी बुरी हालत में था। लेकिन अगले ही सेकेंड उसे अचानक जोर से बाहों में खींच लिया गया। हैं? पाई सुए ने उसे इतने टाइटली हग किया जैसे उसकी जान चली जाएगी। उसका चेहरा सीधा सुईचन की गर्दन में छुप गया। पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बुली सुईचन नहीं बल्कि पाई सुए खुद हुआ हो। सुईचन मुश्किल से बोल पाया, तुम्हारा रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गर्म सांस उसकी गर्दन को छू रही थी। फिर बहुत धीमी आवाज़ में पाई सुए ने कहा, सुसु, आई एम सॉरी। सुईचन कंफ्यूज हो गया। तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? पाई सुए ने उसके बालों में उंगलियां फेर दी। उसकी आवाज़ में पछतावा था, बहुत बहुत गहरा पछतावा। बोला, क्योंकि मैं लेट हो गया। सिर्फ 2 वर्ड्स, लेकिन उन 2 वर्ड्स के पीछे कितने सालों का रिग्रेट था वो सिर्फ पाई सुए जानता था। जब वो छोटा था तब उसे अपनी फीलिंग्स छुपानी नहीं आती थी, और तब उसके फादर और स्टेप मदर को पता चला कि उसे लड़के पसंद है तो उन्होंने उसे इंसान नहीं प्रॉब्लम समझा। मॉन्स्टर, पागल, एबनॉर्मल। उसे ज़बरदस्ती अब्रॉड भेज दिया गया। 2 साल, पूरे 2 साल, रिहैबिलिटेशन सेंटर, इलेक्ट्रोशॉक, ड्रग्स, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और साथ में एंडलेस टॉर्चर। उसे फोर्स किया गया कि वो नॉर्मल बन जाए। उसकी पूरी ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो बचा रहा। और जब फाइनली उसके पास पावर आई,
तब उसने एक एक करके सारे ऑब्स्टिकल्स हटा दिए। स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर और वो फादर जो हर वक्त उसकी ज़िंदगी कंट्रोल करना चाहता था, सबको साइड कर दिया ताकि एक दिन वो सू इचन के सामने खड़ा हो सके। परफेक्ट, सक्सेसफुल, एलिगेंट और सबकी नज़रों में फ्लॉलेस। लेकिन जब वो फाइनली वापस आया तब तक सू इचन के पास गू हेंजाओ था। बस यही बात थी जो पाई सुए को सबसे ज़्यादा जलाती थी। उसे गू हेंजाओ से नफरत थी, बहुत ज़्यादा जेलेसी भी थी, पॉजिटिवनेस भी। लेकिन फिर भी वो गू हेंजाओ को मार नहीं सकता था, क्योंकि अगर गू हेंजाओ मर गया तो सू इचन उदास हो जाएगा। तो बस यही एक चीज़ थी जो उसे रोक रही थी। पाई सुए ने सू इचन को थोड़ा पास खींच लिया, जैसे डर हो कि अगर पकड़ ढीली हुई तो ये इंसान फिर से उसकी पहुंच से दूर चला जाएगा। 3 दिन, पूरे 3 दिन तक सू इचन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। बुखार कभी कम होता, फिर कभी बढ़ जाता, और इन 3 दिनों में पाई सुए एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हिला। रात को कभी जब सू इचन आधी नींद में आंखें खोलता तो हर बार वही चेहरा नजर आता, कभी बेड साइड पर बैठा हुआ, कभी उसका टेम्परेचर चेक करता हुआ, कभी उसका हाथ पकड़कर सोया हुआ। और जब पाई सुबह थक जाता तो बस उसके बेड के पास सर रखकर सो जाता, जैसे कहीं दूर चला गया तो सू इचन गायब ही हो जाएगा। सू इचन कई बार उसे चुपचाप देखता रहा। सच कहूँ तो उसका दिमाग और भी कंफ्यूज्ड होता जा रहा था। अगर पाई सुबह का पर्पस सिर्फ उसका ट्रस्ट जीतना था तो इतना करने की क्या ज़रूरत थी। एक और दिन बीत गया, तभी उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। सू इचन ने कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से तुरंत गू हेंजाओ की ठंडी और दबाव भरी आवाज़ आई। मैं हॉस्पिटल में था और तुम इन 3 दिनों में कहाँ थे? सू इचन का बुखार अभी पूरी तरह से उतरा नहीं था। उसकी आवाज़ में हल्का सा नासल टोन था। बोला, सर मुझे फीवर था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की खामोशी छा गई। फिर गू हेंजाओ की ठंडी आवाज़ दोबारा सुनाई दी। तुम्हें हॉस्पिटल कौन ले गया? सवाल सुनते ही सू इचन का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने सोचा, क्या उसे पता चल गया होगा? उसने इंस्टिंक्ट में सामने देखा। पाई सुए लंच अरेंज कर रहा था। उसने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मैं खुद गया था। अगले सेकंड गू हेंजाओ की ठंडी हंसी सुनाई दी। तुम्हें किसने परमिशन दी बिना मेरी इजाज़त के कहीं जाने की? सू इचन के मन में तुरंत एक ही थॉट आया, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या? दिल में तो वो यही बोलना चाहता था, लेकिन मुंह से निकला। लेकिन उस दिन बहुत तेज़ बारिश थी। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसने सुना, 1 घंटे के अंदर वापस आ जाओ। गू हेंजाओ ने उसकी बात काट दी थी। उस आवाज़ में कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं थी। पाई सुए का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो चुपचाप आकर सू इचन के पास बैठ गया। सू इचन ने उसे श्श का सिग्नल दिया, फिर फ़ोन पर बोला, 1 घंटे में पहुंचना मुश्किल है। अगली लाइन ने सीधा उसका मूड ही ख़राब कर दिया। गू हेंजाओ बोल रहा था, सू इचन, तुम्हारे फादर अभी भी जेल में हैं। तुम्हारी मदर गू फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही हैं। मैंने उनका खर्चा उठाया हुआ है। तुम्हारी पूरी फैमिली मेरे कंट्रोल में है, तो मेरे ऑर्डर को रिफ्यूज़ करने की क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं है। सू इचन की उंगलियां फ़ोन पर कस गईं। उसने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोला, ओके, मैं वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ गू हेंजाओ का मूड क्लियरली बहुत ख़राब था। हेड इंजरी के बाद भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हाथ में पकड़े बैठा था, और गुस्से में उसकी आवाज़ और भी डेंजरस लग रही थी। अभी, इसी वक्त वापस आओ। सू इचन को अचानक बहुत थकान महसूस हुई। गू हेंजाओ जैसे लोगों को कभी लगता ही नहीं था कि उनकी डिमांड्स कभी अनरीजनेबल भी हो सकती हैं। उनके लिए दुनिया उनके हिसाब से चलती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में अभी 1 साल बाकी था और उसे ये सब झेलना ही था। तो बोला, जी सर, मैं आ रहा हूँ। फिर गू हेंजाओ ने एक और ऑर्डर दे दिया कि इस दौरान सूसू बिजनेस ट्रिप पर है। रात को पहले की तरह मेरे रूम में आकर मसाज करना, ठीक है? कॉल कट हो गया। रूम में फिर से खामोशी छा गई। सू इचन ने फ़ोन नीचे रखा और सीधा पाई सुए की तरफ देखते हुए बोला,
मुझे वापस जाना पड़ेगा। पाई सुवे तुरंत खड़ा हो गया, बोला तो मैं भी चलूँगा। नहीं, इस बार सू इचन ने बिना सोचे मना कर दिया। गू हेंजाओ को लगता है कि मैं हॉस्पिटल अकेले आया था। अगर मैं तुम्हारे साथ वापस गया तो वो सस्पिशियस हो जाएगा। तुम 2 दिन बाद आना। पाई सुवे का चेहरा विजिबली उदास हो गया, लेकिन फिर भी उसने कोई बहस नहीं की। बस चुपचाप उसका सामान पैक करने लगा। कपड़े, मेडिसिन, रिपोर्ट्स, सब कुछ। उसकी आंखों में वही एक्सप्रेशन था, जैसे कोई पपी अपने ओनर को दूर जाते देख रहा हो। लेकिन सू इचन ने जानबूझकर इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद कार गू मैंशन के सामने रुक गई। जब सू इचन अंदर घुसा तो उसे तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा विला अननेचुरली क्वाइट था, इतना क्वाइट कि डरावना लग रहा था। लिविंग रूम में गू किंजाओ बैठा था, हाथ में थीसिस, चेहरे पर टेंशन। सू इचन को देखते ही वो सीधा खड़ा हो गया और बोला, तुम आ गए? हाँ। गू किंजाओ ने ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा, फिर धीरे से बोला, जल्दी ऊपर जाओ। भाई हॉस्पिटल से लौटने के बाद बहुत गुस्से में है, और जब उन्हें पता चला कि तुम घर पर नहीं हो तो उसका मूड और ख़राब हो गया। वो रुक गया, जैसे अगला सेंटेंस बोलने में हेसिटेशन हो। बोला, अभी सूसू भी यहाँ नहीं है, इसीलिए वो इस बार शायद अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करेगा। गू किंजाओ ने नज़र चुरा ली और बोला, बस केयरफुल रहना। सू इचन का दिल हल्का सा बैठ गया। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा और बिना कुछ कहे ऊपर चल दिया। थार क्रैश! ऊपर से ग्लास टूटने की आवाज़ आई, किसी चीज़ को ज़ोर से दीवार पर टकराने की आवाज़। सू इचन ने स्टडी रूम का दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही उसने गू हेंजाओ के सेक्रेटरी को देखा। सेक्रेटरी ने बस एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ हल्का सा सर हिलाया, फिर बाहर निकल गया। उसके जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। पूरी स्टडी रूम में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे। हवा में एक अजीब सा प्रेशर था, जैसे तूफान आने से पहले वाली खामोशी। दबाव इतना ज़्यादा था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। गू हेंजाओ ने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और बड़ी ठंडी नज़रों से सू इचन को देखते हुए बोला, तुम 3 मिनट लेट हो। सू इचन का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने नज़र नीचे रखी और बोला, सॉरी सर, ट्रैफिक था। गू हेंजाओ ने ठंडी हंसी छोड़ी और उंगलियों से इशारा किया कि इधर आओ। सू इचन 1 सेकंड के लिए हेसिटेट हुआ। आओ इधर। गू हेंजाओ ने फिर ऑर्डर दिया। इस बार आवाज़ और भी ठंडी थी। सू इचन ने अभी 1 कदम बढ़ाया ही था कि गू हेंजाओ ने सीधा उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही सेकंड उसे डेस्क पर दबा दिया। उसकी कमर टेबल के कोने से टकरा गई। तेज़ दर्द सीधा रीढ़ की हड्डी तक चला गया। गू हेंजाओ ने उसकी चिन जोर से पकड़ ली और ऊपर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपनी गलती समझ आई? सू इचन दर्द से टेबल पर झुक गया। उसकी आंखें लाल हो गई, फिर बोला, हाँ, मुझे पता है मेरी गलती क्या है। क्या गलती है? गू हेंजाओ की आवाज़ और ठंडी हो गई। उसी वक्त क्रैश! डेस्क पर रखा एश ट्रे नीचे गिरकर टूट गया था। सू इचन हल्का सा काँप गया, फिर धीरे से बोला, मुझे पाई सुबह को नहीं मारना चाहिए था। मुझे गू फैमिली छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए था। हर सेंटेंस वो एग्जैक्टली वैसे ही बोल रहा था जिसे गू हेंजाओ सुनना चाहता था। लेकिन गू हेंजाओ का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। वो बोला, अगर तुम्हें अपनी गलती का पता था तो तुम खुद हॉस्पिटल क्यों चले गए? मुझे फीवर था सर। सू इचन ने मुश्किल से जवाब दिया। कमर का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। गू हेंजाओ की आवाज़ बर्फ़ जैसी ठंडी थी। वो आगे बोला, सू इचन, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। अगर तुम सूसू जैसे नहीं दिखते, अगर तुम इतने ओबीडियंट नहीं होते, तो मैं तुम्हें कब का गू फैमिली से निकाल चुका होता। हर लफ्ज़ सीधा दिल में चुभ रहा था। लेकिन सू इचन का एक्सप्रेशन धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसने अचानक पूछा, सर, आप मुझे गू फैमिली से जाने क्यों